अगले सवाल के लिए। अगला सवाल भी हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से संबंधित है, पढ़ेंगे मेरे साथ में, आइए पूरे जोश में पढ़ेंगे। P&G इंटरनेशनल यानी कि PGIL ये कंपनी का नाम है। इसने बनाया है एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है अल्फा 3। देख रहे हो क्या, ये अल्फा, ठीक है ना, हमने बचपन में पढ़ा है। ये है हमारा अल्फा एंड दिस इज बीटा, अल्फा बीटा, राइट। तो ये हमारा अल्फा 3 प्रोडक्ट का नाम है which is about to be launched into the market। कंपनी ने खर्च किए हैं 30 लाख रुपए ऑन R&D ऑफ प्रोडक्ट अल्फा 3। कितने खर्चे किए हैं? 30 लाख रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सर एक सेकंड प्लीज बताइए ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है? बेटा देखिए, हम चाइना की अगर बात करें या फिर हम ऐसे एक आम इंसान की बात करें जो कि कॉपी करता है, तो उनको ना जिंदगी में कोई रिसर्च नहीं करनी होती है। भाई मुझे कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, एज इट इज छाप लिया। लेकिन जो कंपनी रिसर्च करती है यानी कि कुछ नया खोजने की कोशिश करती है, तो अपने इंजीनियर साइंटिस्ट को उसमें पैसा इन्वेस्ट करने, मतलब उनके ऊपर पैसा खर्चा करना होता है। नई टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें पैसा खर्चा करना होता है। तो रिसर्च करने में जितना समय और जितना पैसा लगता है, उस कॉस्ट को हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। और ये कौन सी कंपनी करती है, इसके लिए आपको सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले सवाल में गारंटी आपको ये पूछा जाएगा, मतलब कि इसी सवाल के अंदर में, ठीक है ना। इट हैज ऑल्सो बॉट अ मशीन टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अल्फा 3। हमें प्रोडक्ट अल्फा 3 बनाना है ना, तो उसके लिए हमने नई मशीन भी लाई है जिसकी कीमत है 11,50,000 रुपए और जिसकी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की 1100 यूनिट हर हफ्ते की। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, 1100 यूनिट्स हर हफ्ते की कैपेसिटी है, ठीक है ना। मशीन के पास में कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं, यानी कि मशीन को जब हम तोड़ के फेंक देंगे या फिर मशीन का टाइम खत्म हो जाएगा यूज करने का, तो उसके लिए हमें कोई उसकी वैल्यू नहीं मिलने वाली है। कंपनी ने डिसाइड किया है चार्ज करने का कीमत दैट विल चेंज द कस्टमर्स, दैट विल चेंज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस चेंज होता रहेगा एक समय के बाद में। क्या लिखा है बेटा, देखेंगे यहां पे। सर क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि टोटल में, मतलब कि आपने यहां पे देखेंगे, हमने जो पहले 2200 यूनिट्स की बात की है, देखेंगे यहां पे 0th यूनिट टू 2200 यूनिट जो हम बेचेंगे, उसमें हमारा सेलिंग प्राइस एक यूनिट का होने वाला है 750 रुपए। ध्यान से देखिए बेटा, उसके बाद में 2201 यूनिट से लेकर के 7700 यूनिट जो अपन बेचेंगे, उसके लिए हम 650 रुपए का सेलिंग प्राइस चार्ज करने वाले हैं। उसके बाद में 7701 यूनिट से लेकर के 15,950 यूनिट्स तक के हम चार्ज करेंगे 525 रुपए। उसके बाद में 15,951 से लेकर के 61,950 तक के हम 450 चार्ज करेंगे और उसके ऊपर हम चार्ज करने वाले हैं 300 रुपए हर एक यूनिट के लिए। हमने क्यों ऐसी बात की है बेटा, सोच के देखिए। जैसे हम नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं, आपको क्या लगता है शुरुआत से लेकर के आखिरी तक के, यानी कि इंट्रोडक्शन से हमारा जब तक के डिक्लाइन स्टेज नहीं आ जाता, क्या हम सेम सेलिंग प्राइस पे रखते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस कम ज्यादा होती रहती है? वो बेटा कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कंपटीशन कम हो, तो हमने सेलिंग प्राइस को बहुत ज्यादा रखा। जैसे जैसे नए लोग मार्केट में एंटर हो गए, तो हमने अपनी सेलिंग प्राइस को कम कर दिया, जिससे हम मार्केट में रह पाए, जिससे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू रह पाए और कस्टमर्स हमसे अट्रैक्ट हो सके हमारी कीमत से और हमारा प्रोडक्ट खरीद पाए, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी कीमतें कम हो रही है, आप देख सकते हो। उसके लिए हम और डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ये हमने बात की हमारे क्यूमुलेटिव सेल्स की, यानी कि जो हम माल बेचने वाले हैं समय के साथ में, और उसके लिए हम कितना सेलिंग प्राइस एक यूनिट का सेट करेंगे। आगे देखेंगे बच्चों, इन सेलिंग प्राइस को ध्यान में रख के, यानी कि जो आपने यहां पे सेलिंग प्राइस देखे हैं, इट इज एक्सपेक्टेड, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो डिमांड होने वाली है आपका जो माल बिकने वाला है, ये जो प्रोडक्ट है हमारा अल्फा 3, इसका जो डिमांड है इस प्रकार से होने वाला है। कैसे होने वाला है बेटा, डिमांड देखेंगे। सो डिमांड का मतलब क्या है कि लोग इच्छा जता रहे हैं आपसे खरीदने के लिए। अगर इच्छा ही नहीं जताएंगे तो क्या आपसे कोई माल खरीदेगा? मुझसे लोग इच्छा जताते हैं कि मुझसे 10,000 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं मार्केट में लोग, तो मैंने उनको 10,000 यूनिट तो ही तो सेल कर पाऊंगा। अगर उनकी इच्छा ही नहीं है तो भाई मैं किसको बेचूंगा? ऑब्वियसली ना यार। तो इसलिए डिमांड देखना काफी जरूरी है। हमारे केस में, हमारे क्वेश्चंस में मोस्टली ऐसा देखा जाता है, जितनी डिमांड है हम उतना सप्लाई कर लेते हैं, या फिर काफी बार ऐसा होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में बिल्कुल सेम लेवल है, जितनी डिमांड है हम उतना सप्लाई करने के लिए सक्षम है, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं दिया है तो ये आपको मान के चलना है हमेशा। ओके बेटा, यहां पे देखिए, हमारे सेलिंग प्राइस को ध्यान में रख के
क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस कम ज्यादा हो रही है, हमने ऊपर देखा है, यहां पे देख सकते हो। तो बता रहे हैं कि जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाएंगे, आज हमने 0 पॉइंट पे हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उसको थोड़ा थोड़ा समय मार्केट में रहेगा वो, तो धीरे 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 जैसे वो पुराना होते जाएगा, तो उसकी डिमांड आप देख रहे हो कि उसकी डिमांड हमारी कम ज्यादा होते रह रही है। देख रहे हो यहां पे, अब ध्यान से देखना, मेरे साथ में जो इंटरप्रिटेशन करेंगे उसको क्वेश्चन काफी सिंपल लगने वाला है। फर्स्ट वीक से लेकर के 10 वीक्स तक के, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं सर ये कितने वीक का डेटा है? ये 10 वीक का डेटा है, 10 हफ्तों का डेटा है। उसने बताया है कि आपकी हर हफ्ते जो सेल्स की डिमांड होने वाली है, यानी कि लोगों के मन में जो इच्छा आपके प्रोडक्ट के लिए, वो हर हफ्ते की कितनी होने वाली है? 220 यूनिट्स होने वाली है हर हफ्ते के लिए, पर वीक, राइट, पर वीक। और यहां पे हमें डेटा दिया है 10 वीक के लिए। तो अगर हम 10 वीक की डिमांड देखना चाहते हैं कुल मिला के कितनी होंगी, तो बेटा बहुत सिंपल है, ये देखिए, इसी को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया मैंने तो पता चल जाएगा। सर 10 वीक की डिमांड मेरी कितनी होंगी? यहां पे ये हो जाएंगी मेरी 2200 यूनिट्स। बिल्कुल क्लियर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल। यहां पे देखिए बेटा, ये भी 10 वीक का डेटा दिया हुआ है, ये भी 10 वीक का डेटा दिया हुआ है। यहां पे देखिए बहुत ध्यान से बच्चे, यहां पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये कितनी वीक्स का डेटा है? 31, 41, 51, 31, 41, 51, 61, 70, राइट। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये होता है हमारा 40 वीक्स का डेटा। कितने वीक्स का डेटा गाइस, कम ऑन, ये है हमारा 40 वीक्स का डेटा। और यहां पे जो हमें ये दिया हुआ है सेल्स की जो डिमांड है, ये हमारी किसकी है? ये देख रहे हो यहां पे, ये एक हफ्ते की है, ये यूनिट्स है पर वीक। अगर मुझे 40 हफ्तों की डिमांड एक साथ चेक करनी है तो कितना हो जाएगा ये देख के बताइए। सर बिल्कुल सिंपल ना, 11 4 जा 44, 3 टाइम्स 0, यानी कि 44,000 यूनिट्स हम बेचने वाले हैं 31वें महीने से 70वें महीने के बीच में। बिल्कुल सिंपल है, मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं हमने। ओके सर, वैसे ही ये 10 वीक का है, ये 10 वीक का है, ये 10 वीक का, ये भी 10 वीक का है। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि डिमांड हमारी खत्म हो जाएंगी, यानी कि लोग हमसे प्रोडक्ट मांगेंगे ही नहीं, हमारे प्रोडक्ट की इज्जत नहीं रहेगी मार्केट में, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। आगे आते हैं बेटा, और कोई डेटा दिया हुआ है क्या आपके सामने? यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल, लेबर और जो डायरेक्ट ओवरहेड्स के खर्चे आते हैं, तो वो कितने हैं हमारे? ये देखिए, उसने बोला एक्सपेक्टेड, हमें उम्मीद है कि ऐसे ऐसे होने वाले हैं। हमारे पास में जितने भी यूनिट्स हम तैयार करें, उसमें से जो पहले हमारे 2200 यूनिट्स तैयार होंगे, उसके लिए हमें 375 रुपया बनाने का खर्चा आने वाला है पर यूनिट का। देख सकते हो ये पर यूनिट का डेटा दिया है, यह है रुपीस पर यूनिट, राइट, रुपीस पर यूनिट का डेटा दिया है। सर पहले 2200 यूनिट्स बनाने के बाद में हमारे पास में जो अगले 13,000 यूनिट्स होने वाले हैं, ठीक है ना, ये 2200 यूनिट्स, और अगले जो 13,750 यूनिट्स होने वाले हैं, उसकी कीमत कम होके हो गई है कितनी? 300 रुपए पर यूनिट की हो गई है। और उसके बाद में जो 22,000 यूनिट्स हम बेचने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें 225 रुपए का खर्चा आएगा। उसके बाद 22,000 और उसके बाद में करने वाले, तो उसके लिए 188 का खर्चा आएगा। और उसके बाद में अगर हम जाते हैं तो हमें 225 रुपए का खर्चा आएगा। आप देख सकते हो कि पहले हमारी कॉस्ट ज्यादा है, फिर हमारी कॉस्ट कम हुई है, फिर हमारी कॉस्ट और कम हुई है, उसके बाद में हमारी कॉस्ट और कम हुई है, फिर हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये क्या दर्शाता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन फिगर्स को पकड़ होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आएंगे बच्चों आगे। ऑलराइट, देखिए क्या लिखा है, PGIL जो हमारी कंपनी है वो जस्ट इन टाइम यूज करती है। काफी बार डिस्कशन हुआ है दोस्तों, मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा जस्ट इन टाइम पे। फॉलोइंग इज द टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा 3 फॉर द इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ स्टेज। सर हमारी ना जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, वो 4 स्टेजेस में होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। तो इसने हमें 2 स्टेजेस का डेटा दिया हुआ है, यानी कि इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ स्टेज का। देख सकते हो आपके सामने है बच्चा, क्या दिया इसने, हम एक बार रीड करके आपको बताता हूं ताकि आपको लिंकिंग अच्छी लगे। सर पहले जो हम वीक्स की बात करेंगे, तो पहले वीक से लेकर के 10वें वीक तक के, यानी कि आप देखिए यहां पे मैं आपको एक बार क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल के लिए बता रहा हूं। पहले वीक से 10वें वीक के लिए आप देख सकते हो यहां पे हमारी 2200 की डिमांड थी, 2200 की डिमांड है, बिल्कुल ठीक है, ये सवाल ही चल रहा है। उसने सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताया है 750 रुपए, 750 रुपए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस। यहां पे देखिए
ये देख रहे हो क्या, पहले जो 2200 है मैं अब फर्स्ट लिख लेता हूं, उसके लिए हमें 750 का सेलिंग प्राइस लगना चाहिए था, तो क्वेश्चन ने बिल्कुल सही किया है। उसके बाद में उसको वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एक यूनिट को बनाने का जो खर्चा है वो 375 रुपए आना चाहिए था। ये देखिए पहले जो 2200 यूनिट्स है उसमें उसको 375 आना चाहिए था, बिल्कुल सही लिया है। और उसके हिसाब से उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना होना चाहिए? सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स लेस हमारा वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस हमारा वेरिएबल कॉस्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो है कितना? 375 रुपीस पर यूनिट का है, और ये हमारे 2200 यूनिट्स के हिसाब से होता है 8,25,000 रुपीस का। गेटिंग इट गाइस? वैसे ही हमने ग्रोथ स्टेज को हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सर यहां पे एक चीज समझने वाली है जो हमें सॉल्यूशन देते समय भी काम आने वाली है, ध्यान से सुनेंगे बच्चा। ये देखिए ये हम ग्रोथ स्टेज में आ गए। अरे सर ग्रोथ स्टेज 11वें से लेकर के 30 तक के क्यों चला है, और हमारा इंट्रोडक्शन जो स्टेज है ना ये वाला, सर ये 1 वीक से लेकर के 10 वीक में क्यों खत्म हो गया है? ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो सोच के देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल मैं इसका सॉल्यूशन आपको देना चाहूंगा बच्चा। सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारे केस में ये देखिए, जैसे कि मैं आपको अगर मैं सेल्स की ये वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं, वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है ना, यहां पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट, आपको क्या लगता है बेटा, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है या फिर उसका हमारा जो टाइप का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से जब हमने नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, नया नया प्रोडक्ट यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे होगा हमारा प्रोडक्ट। गेटिंग इट गाइस? तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे जब हमारा प्रोडक्ट होता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमारी क्या होती है? एवरेज होती है, यानी कि अच्छी खासी अमाउंट होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मुझे इंट्रोडक्शन स्टेज पे लग रहा है, और जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट गेन करता है और आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है, ज्यादा प्रोडक्शन करने का, ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? कम हो जाती है बेटा। यहां पे देखिए आपकी कॉस्ट यहां पे कम हो गई है, कितनी हो गई है? आपकी हो गई है 300 रुपए पे आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया है। और उसके बाद आप और देख सकते हो कि सर यहां पे भी मेरी और कॉस्ट कम हो रही है। तो ये क्यों कम हो रही है? सर हम अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए होंगे, यानी कि मैच्योरिटी स्टेज पे जितना ज्यादा हम फायदा ले सके हमारे कॉस्ट को कम करने का, हम वो स्टेज पे आ गए होंगे, यानी कि ये हमारी होंगी मैच्योरिटी स्टेज। और आप देख सकते हो कि सर जैसे जैसे हम मार्केट से आउट होते जाएंगे तो हमें जो फायदे हमारे होते हैं वो हमें कम मिलेंगे, तो हमारा यहां पे हमारा डिक्लाइन स्टेज चालू हो गया होगा। तो इसलिए हमने जो पहले हमारे 2200 यूनिट्स है और बाद के यूनिट्स के बाद में हमारा मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज को हमने इस प्रकार से बाइफरकेट किया है। वापस से ऊपर में देखेंगे दूसरे तरीके से हम सेलिंग प्राइस को ध्यान में रख के भी ये चीज सोच सकते हैं। सोचिए सर, देखिए शुरुआत में हमारा जो प्रोडक्ट है, पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, बहुत ही सिंपल। सर मैं ना R&D में काफी खर्चा कर रहा हूं, मैं हमारा जो प्रोडक्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि एप्पल कंपनी की तरह मैं नए प्रोडक्ट में इतना रिसर्च कर रहा हूं। तो मैं सोच के देखिए कि मेरे पास में 2 स्ट्रैटेजी होती है, एक है जियो की स्ट्रैटेजी और एक है हमारे एप्पल की स्ट्रैटेजी, यानी कि पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, यानी कि सस्ता देते रहो, इतना मार्केट के अंदर घुस जाओ कि पूछो मत। और सेकेंड है एप्पल की, यानी कि स्किमिंग पॉलिसी। स्किमिंग का मतलब होता है कि हम कीमतें शुरुआत में हाई रखें और जैसे जैसे पुराना होते जाएगा प्रोडक्ट और मार्केट में फैमिलियर हो जाएगा, नए कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, तो हम अपनी कीमतों को कम करते जाएंगे। तो देखिए यहां पे बेटा जो लास्ट वाला स्टेज है आपको तो ये डिक्लाइन स्टेज लग रहा होगा, ठीक है ना। और यहां पे देखिए यहां पे जो हमारा है वो कितना है? 750 रुपीस का, यानी कि सबसे हाई पे है, सबसे पीक पे है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज होगा। उसके बाद में आप देख सकते हो कि हमारे जो नेक्स्ट वाला जो है, यानी कि 2201 से लेकर के 7700, हमने यहां पे अपनी सेलिंग प्राइस थोड़ी कम की है, तो ये हमारा सेकंड स्टेज पे चला गया है, ठीक है ना। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि और हमने कम की है और गिराया है, तो लास्ट वाला जो हमने गिराया है वो हमारा मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया होगा। और आखिरी वाला यानी कि हमने पूरा ही गिरा दिया है, इससे कम हम कर नहीं सकते, तो वो हमारा तब होता है जब हमारे प्रोडक्ट में हम बहुत ही सस्ता दे देते हैं, यानी कि हम आखिरी टाइम पे हम डिक्लाइन स्टेज में है, तब हम ऐसा करते हैं। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि तीनों का लिखने का स्टाइल अलग है। हमें क्या करना है? हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। हमें स्टेजेस भी देखने हैं और हमें उसके अंदर में बकायदा यूनिट्स भी देखने हैं कि इस पर्टिकुलर अंदर में, मतलब उसके भी अंदर में, ग्रोथ स्टेज के अंदर में, जैसा आपने देखा है यहां पे, आपने ग्रोथ स्टेज के अंदर देखा कि यहां पे जो बाइफरकेशन है वो 31 से लेकर 30 वाला, हमने यहां पे इसे 2 हिस्सों में इसको बाइफरकेट किया है। तो ऐसा बाइफरकेशन आपको हमारे आने वाले स्टेजेस में भी करना हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है। अब ये क्यों अलग किया है? देखिए यहां पे हमारे देखिए वेरिएबल कॉस्ट दोनों के लिए सेम है, लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस बदल चुका है।
सेलिंग प्राइस दोनों मतलब एक ही स्टेज के अंदर हमारा सेलिंग प्राइस अलग अलग है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें तीनों चीजों को लेके चलना है। हमें यहां से हमारे यूनिट्स को भी ध्यान से देखना है कि हमने सेल कितने किए हैं वो समय पे, उस समय पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है और उस समय पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है। इन तीनों चीजों का हम साथ में लेके जब चलेंगे तो हमारा सॉल्यूशन प्रॉपर बैठता है और तब हमारा परफेक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तैयार होता है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर में। आपको मैंने काफी डिटेल में बताया है, हर चीज दोबारा से रिपीट करूंगा। अभी तक नहीं समझी है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन से हम इसे समझाएंगे। आएंगे बच्चों, तो पहला सवाल वो पूछता है आपको कि प्रिपेयर करो टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, यानी कि बेटा जो यहां पे अभी तक बनाया है ना उसी को बोलना है बनाने के लिए, फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हो चुकी है और हमारी यहां पे इंट्रोडक्शन स्टेज हो गई, ग्रोथ हो गई, तो अगली 2 स्टेजेस हमें कौन सी बनानी है? हमें मैच्योरिटी स्टेज की बनानी है और हमें डिक्लाइन स्टेज की बनानी है। बिल्कुल क्लियर है? यस सर, ठीक है। आइए हम वो बनाते हैं इनके लिए। उसने बोला है कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर रिमेनिंग टू स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि हमारे कौन से हो गए? दैट इज, जल्दी बताइए, हमारा सर पहला होता है मैच्योरिटी स्टेज एंड हमारा है डिक्लाइन स्टेज, यानी कि जब हमारा प्रोडक्ट आखिरी बार मार्केट में होता है। ठीक है ना? ओके, अब बताएंगे सर मुझे कि हमारा जो मैच्योरिटी स्टेज है वो कहां से कहां तक होगा और हमारा जो डिक्लाइन स्टेज है वो कहां से कहां तक होगा। ठीक है ना? ओके, तो बेटा उसके लिए पहले आप ये देख लो कि हमारा जो अभी तक के हुआ है, यानी कि ये वाला जो है ये कहां तक रुका है, ये कहां तक रुका है। देखिए तीनों चीजों को मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। बेटा यहां पे देखिए हमारा सर अभी तक के क्या हुआ है, यहां पे देखिए हमारे ये हो गए हैं 2200 यूनिट्स कंप्लीट, और उसके बाद में हमने अभी तक के ये जो दोनों यूनिट्स है इसका हम टोटल देख लेते हैं 5500 प्लस 8250। हमने ग्रोथ स्टेज में 13750 यूनिट्स बेच दिए हैं और यहां पे हमने बेचे हैं 2200 यूनिट्स, यानी कि टोटल मिला के कितने होते हैं? हमने सर अभी तक 15,950 यूनिट्स का सौदा कर चुके हैं। हमें उसके आगे बढ़ना है, उसके आगे की स्टेजेस हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना? चलिए एक एक करके देखते हैं बेटा। यहां पे आएंगे, यहां पे आइए आप, पहले हम यूनिट्स पे ध्यान रखते हैं, पहले हम स्टेबल पे देखते हैं कि हमारा कहां पे हम रुके हुए हैं। ठीक है ना? ये सब मैं मिटा देता हूं, आपको अभी समझ में आ गया होगा। ओके बेटा मुझे पहले बताइए, मैं ब्लू पेन यूज करता हूं, तीनों स्टेजेस में हम अभी कहां पे खड़े हैं। पहले हमें कहां खड़े हैं वो देखना जरूरी है ना, फिर हम आगे जाएंगे कभी भी अपनी लाइफ में। तो देखिए हम कहां खड़े हैं। सो देखो 2200 यूनिट्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, ये देखिए एक एक करके दिखाता हूं, ये हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद के जो यूनिट्स है सर वो कितने हैं? 5500, मैंने आपको बताया 10 वीक्स का डेटा है, और 8250, 5500 और 8250, यानी कि सर यहां पे हमारा यहां तक के तो अभी तक कंप्लीट हो गए। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने क्वेश्चंस में इस प्रकार से करें ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आए कि कैसे हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगा आज से 1 साल बाद 2 साल बाद जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है ना? ओके, तो सर यहां तक कि ये कंप्लीट हो गया है, और यहां पे बताइए कितना कंप्लीट हुआ है। सर मैंने आपको बताया 15,950 ऑल टुगेदर हमने सेल किया है। देख रहे हो यहां पे, ये हमारे 2200 प्लस 13,000, तो हमने 15,950 अभी तक माल बेच चुके हैं, अभी तक माल बेच चुके हैं, यहां तक के हम अभी पहुंच चुके हैं। बेटा देख रहे हो क्या कितना सिंपल हो गया सर, यहां तक के हम पहुंच चुके हैं। ओके, हमारे पास में 2 स्टेजेस बाकी हैं, डिस्कस करेंगे उसके लिए। और यहां पे बताइए हम कहां तक के पहुंच गए। देखो भाई, पहले हम सर 2200 यूनिट्स हम निपटा दिए हमने, और उसके ऊपर हमने 13,750 यूनिट भी निपटा दिए, यानी कि देख रहे हो क्या, इन दोनों का टोटल करोगे कितना हो रहा है? पहले के 2200, अच्छा उसके बाद के 13,750 हो गए, ये दोनों कंप्लीट। ओके सर ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। ठीक है ना? अब हमारे बचते हैं वेरिएबल कॉस्ट में ये वाले स्टेजेस, हमारे यूनिट्स के हिसाब से हमारे ये वाला स्टेज बचता है, और हमारा जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है उसके हिसाब से ये वाला बचता है। एम आई वेरी क्लियर गाइस? एम आई क्रिस्टल क्लियर टू यू? यस, ओके सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा अब आगे देखेंगे,
अब आगे मुझे बताइए कि यहां पे देखो, अब हम सर जितना कम हो सके पहले उसको देखेंगे। ये देखिए सर, ये तो कितने मार्जिन दिख रहा है, ये देखो अब 15,951 से लेकर के 59,950 तक के हमारा सेलिंग प्राइस एक ही रहने वाला है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। कितने यूनिट्स हो गए यहां पे? 15,951 से लेकर के 59,950, सर ये हो गए हमारे 44,000 यूनिट्स। ये हमारा 44,000 यूनिट्स का है और इसके ऊपर का यहां पे दिया हुआ है। ओके, और यहां तक के हम कितने पे पहुंच गए हैं? ये देखिए सर, ये 5,500 प्लस 8,250 यानी कि 15,750 पे पहुंच चुके हैं। और ये वाला जो डेटा है, नेक्स्ट वाला डेटा, ये है हमारा 44,000 यूनिट्स के लिए। देख रहे हो यहां पे, ये 40 वीक्स का डेटा है और ये है हमारा 44,000 यूनिट्स। ओके सर, अगर मैं बहुत ध्यान से आपको एक बात बोलूं, यहां पे देखिए, अगर मैं क्यूमुलेटिव सेल यूनिट्स की बात करूं तो सर जो नेक्स्ट वाला जो दिख रहा है ना मेरे को यहां पे, जो नेक्स्ट वाला पिक्चर है, ये जो 44,000 यूनिट्स अगले जो हम बेचने वाले हैं उसके लिए हम 450 रुपए रेट रखने वाले हैं। और यहां पे देखिए, डिमांड जो मुझे अगली मिलने वाली है 31वें महीने से लेकर के 70वें महीने तक के, मुझे मिलने वाली है 44,000 यूनिट्स की। सर ये देखिए, यूनिट्स भी बराबर है और यहां पे हमारा उतना डिमांड भी है। चलो बढ़िया, यानी कि अगला स्टेज जो है वो 44,000 यूनिट्स का हो सकता है। ओके, क्योंकि उसके बाद में आप देख रहे हो कि यहां पे हमारा सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, तो ये हम अगले स्टेज में उसको शिफ्ट कर देंगे, फेंक देंगे, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए सर, ये देखो यहां तक के हमने कंप्लीट किया था और अगला स्टेज हमारा 44,000 यूनिट्स का है। हमारे ऊपर वाले 2 पॉइंट्स के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट पे भी नजर डालेंगे। देखिए यहां पे सर, वेरिएबल कॉस्ट, अब हम पहुंचने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज यानी कि हमारे मैच्योरिटी स्टेज पे। आप सोच के देखिए कि वेरिएबल कॉस्ट में आपको और कमी देखने मिल रही है, और कमी देखने मिल रही है। जैसे जैसे आप अपना सेल इंक्रीज करते जा रहे हो, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपको लेबर के लर्निंग का फायदा, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है। और आप देख रहे हो कम हो के अगले 44,000 यूनिट्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है। ये देख रहे हो, ये आपका 44,000 यूनिट्स का स्टेज है और उसके बाद में आपको जो है वो फिर आपका कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो हमने क्या बात की कि अगला स्टेज हमारा 44,000 यूनिट्स का होने वाला है। और वो कब से कब तक होने वाला है सर? वो 31वें महीने से 70वें महीने के बीच में होने वाला है। और हमारा सेलिंग प्राइस रहने वाला है उसका कितना गाइस? कम ऑन, 450 रहने वाला है। उसका हमारे यूनिट्स फाइनल हो गए और वेरिएबल कॉस्ट हमारे 2 टुकड़ों में बंटने वाले हैं। पहले 22,000 यूनिट्स के लिए 225 रुपए वेरिएबल कॉस्ट रहेगा और आने वाले 22,000 यूनिट्स यानी कि कितने होंगे उसका? हमारा होगा 188 रुपीस वेरिएबल कॉस्ट। गेटिंग इट गाइस? ओके, आइए देखेंगे हम इसको। ओके, मैच्योरिटी स्टेज बताइए पहले कितने यूनिट्स की रहने वाली है? सर मैच्योरिटी स्टेज कितने यूनिट्स की रहने वाली है? सर देखो, पहले हमारे 22,000 यूनिट्स अलग है और दूसरे 22,000 अलग है। ये पूरे तो सर हमारे मैच्योरिटी स्टेज में ही है, ठीक है ना। ये पूरे हमारे आते हैं मैच्योरिटी स्टेज पे। मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं। और ये अलग क्यों किया मैंने? 44,000 क्यों नहीं लिखा एक साथ? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पहले 22 के लिए अलग है और दूसरे 22 के लिए अलग है, ठीक है ना। तो ये है हमारे यूनिट्स सोल्ड। ऑलराइट, अब मुझे बताइए क्या क्या डेटा दिया है? मुझसे बस बोलते जाइए और लिखते जाइए ब्रो, बहुत सिंपल है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा यूनिट्स टू बी सोल्ड से, फिर यूनिट सोल्ड से, और हमारा आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन और आंसर कंप्लीट। ऑलराइट, देखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सर? हमारे पूरे 44,000 यूनिट्स के लिए है वो 450 रुपए। कितना है? 450 रुपीज, 450 रुपीज पर यूनिट। ये है रुपीस, ये है रुपीस पर यूनिट, राइट। अब सर सेकेंड वाला कॉस्ट बताइए मुझे क्या है? सर ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे ना इसमें से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट गाइस? कम ऑन, इज व्हाट? इज व्हाट? ये देखिए 31वें, ये देखिए, ये देखो सर, यहां तक कि हमारा हो गया था, हमने लकीर मारी थी। जो पहले 22,000 यूनिट्स हम बेचने वाले हैं उसके लिए हमें 225 रुपए हर यूनिट पे खर्चा आने वाला है। लिखिए यहां पे 225 रुपीज पर यूनिट। और अगले 22,000 के लिए कितना आने वाला है? हमारा आएगा 188 रुपीज पर यूनिट। बिल्कुल क्लियर है? सो सेलिंग प्राइस में से इसको हम लेस करेंगे तो आएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। बताएंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? So this is what 450 minus 225 is what?
225 रुपए हर यूनिट पे हमें कंट्रीब्यूशन आएगा। सेकेंड वाला बताइए 450 माइनस 188 इज व्हाट 262 रुपीज पर यूनिट। और टोटल बताइए, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है ब्रो? सर कैसे आएगा ये? हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड, राइट? बताइए कितना है? 225 रुपीज पर यूनिट। और ऐसे सर 22,000 यूनिट्स मैंने पहले जो हमारा फेज है उसमें बेचे हैं, यानी कि ये हो जाएगा 49,50,000। और सेकंड बताइए हमारा हो रहा है 22,000 इनटू 22,000 यूनिट सोल्ड, और हमें एक यूनिट पे 262 का फायदा मिला है, तो ये होता है 56,64,000 रुपीज। कैन इट गाइस? ओके, तो ये होता है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मैच्योरिटी स्टेज पे। सर आपने सेलिंग प्राइस को कंसीडर किया, आपने किसको कंसीडर किया जल्दी बताइए? आपने वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया। जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है आपने इसको क्यों नहीं लिया, यानी कि वीक्स को? अरे इसकी भी रिस्पेक्ट है, इसको भी देते हैं ना यार। ये देखो, ये हमारा वीक्स कब से कब तक है? हमारा है 31 महीने से लेकर के 70वें महीने तक के। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो दो तरीके से, ये पूरा स्टेज 31वें महीने से लेकर के 70वें स्टेज तक के हैं, या फिर आप इसे बाइफरकेट कर सकते हो। आपको पता है ये चारों वीक का मिला के 44,000 का है, तो पहले जो 20 हफ्ते होंगे उसका आधा, मतलब कि 22,000 पहले 20 हफ्तों के लिए होंगे और बाद के 20 हफ्तों के लिए और 22,000 होंगे। आप ऐसा भी अनुमान लगा सकते हो, और ये अनुमान ज्यादा बेटर है क्योंकि हम यहां पे देखिए, हम एक स्टेज में यानी कि पहले जो हमारे हफ्ते होने वाले हैं उसमें हम 22,225 रुपए वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से रखेंगे, और अगले जो 22,000 है वो 188 रुपए वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से रखने वाले हैं। तो ये वाला सेकंड वाला एस्टिमेट ज्यादा बेटर है। तो बताइए ये पहले हफ्तों के लिए है, पहले 20 हफ्तों के लिए 31 to 50, और इसके बाद में है 51 to 70 वीक्स, राइट गाइस? तो यहां पे हमारा आता है इस प्रकार से। कितना सिंपल था। आप मुझे क्या डिक्लाइन करके बताएंगे? देखिए बच्चों हमारा कितना समय बचा हुआ है, एक एक करके देखो। सर मुझे कुछ नहीं समझ रहा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल। अब हम कहां पे पहुंच चुके हैं? यहां पे देखिए, अब हम कहां पे पहुंच चुके हैं? सर ये वाला स्टेज भी कंप्लीट हो गया। अगला वाला जो खर्चा है वो तो 225 पे है सर, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो हम डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा है यहां पे आने वाला है 225 रुपए हर यूनिट का। और मुझे बताइए सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएंगी हमारी। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है हमारी? 300 हो गई है। ये हमारा सेकेंड और थर्ड वाला स्टेज था, ये हमारा फोर्थ स्टेज पे यानी कि डिक्लाइन स्टेज पे, जो कि है 300 रुपए पर यूनिट का हमें दिखने वाला है। देखिए हमारा कितना है कंट्रीब्यूट, ये हमारा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब हमारा होगा ये 300 रुपए पर यूनिट, और इसमें हम कितने यूनिट्स बेचने वाले हैं? यहां पे देखिए उसने बोला है 59,951 एंड अबव। जितना भी बेचना चाहते हो उसके लिए इतना होने वाला है भाई, ठीक है ना? तो यहां से हम यूनिट्स नहीं निकाल पाएंगे। सेकेंड वाला यहां पे देखते हैं बेटा, यहां पे देखिए उसने क्या बोला है यहां तक के, सॉरी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ओए ब्रो, ये वाला स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया बराबर। अब यहां से देखिए ये 10 वीक है, ये भी 10 वीक है, ये भी 10 वीक है, ये भी 10 वीक है, और उसके बाद में डिमांड कुछ नहीं है, यानी कि यहां तक के ही हम उसका माल बेच सकते हैं, प्रोडक्ट अल्फा 3 का। अरे उसके बाद में माल बिकेंगे ही नहीं, तो बेचोगे क्यों? और कितना बेचोगे? है ही नहीं हमारे पास में, तो ये डिमांड के अंदर ही हमें बेचना है। तो बताइए कितना हो रहा है ये? सबको एक एक जीरो ऐड कर दो क्योंकि एक हफ्ते के लिए है और हमें 10 वीक का डेटा चाहिए। बताइए कितना हो रहा है? 8,800 प्लस 6,600 प्लस 4,400 प्लस 2,200 इज व्हाट? अरे ये भी 22,000 है, ये भी कितना है? 22,000 यूनिट्स है। ये बहुत सारे टीचर्स को ही नहीं समझता, ठीक है ना? तो काफी जरूरी है, आपको समझना जरूरी है बेटा। तो बताइए अगला वाला जो स्टेज होने वाला है वो कितने यूनिट्स का होगा? वो होगा हमारा 22,000 यूनिट्स का। यूनिट्स होने वाले हैं हमारे 22,000, और हम यहां पे जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो कितना होगा? 300 सेलिंग प्राइस, 225 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ऐसे हमारे 22,000 यूनिट्स होने वाले हैं, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन होगा हमारा ये हो जाएगा 75 रुपीज पर यूनिट, और टोटल कंट्रीब्यूशन है 16,50,000 रुपीज। 16,50,000 रुपीज गाइस, दिस इज द एंड ऑफ आंसर नंबर 1। काफी सिंपल तरीके से हमने इसे समझा है। आपको जो भी डाउट होंगे प्लीज इस पर वीडियो को पॉज करके पुरानी चीजों को पहले समझिए, फिर आगे बढ़िए। आने वाले क्वेश्चंस तो और सिंपल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। देखिए बेटा, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। आगे बढ़ेंगे आंसर नंबर 2 के लिए। क्या बोला उसने? डिस्कस करो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो आप देखना चाहते हो प्रोडक्ट अल्फा 3 के लिए। क्या बोला उसने?
अल्फा 3 जो प्रोडक्ट है, आप मुझे बताइए डिस्कस करके कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यहां पे यूज हुई है। सो देखो ना, ये एक नया प्रोडक्ट है। कहां लिखा है, कहां लिखा है, ये देखिए हमने शुरुआत में पढ़ा कि वो एक नया प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम अल्फा 3 है। वो बोल रहा है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करो, यानी कि बेटा कभी भी डिस्कशन करना होता है ना, तो हम कैसे आंटियां डिस्कशन करती हैं हर चीज के लिए, तो हम भी ऐसे विस्तार में बात करेंगे। यानी कि पहले मुझे बताइए कि कौन सा आपने स्ट्रैटेजी लगाया होगा इस नए प्रोडक्ट को लाने के लिए। यानी कि इस बेटा आपने एप्पल लगाया कि आपने जियो लगाया? सर मुझे तो इस चीज को देख के लग रहा है कि यहां पे ना एप्पल लगा होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? सोच के देखिए कि नया प्रोडक्ट है, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर रहे हैं हमारी भैया, ये अमेरिका है और हम यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट जो कि क्या होगा, काफी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा आपकी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कवर होगा। स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, कीमतों को पहले ज्यादा रखते हैं, सेलिंग प्राइसेस को, और जैसे जैसे प्रोडक्ट पुराना हो जाता है हम उसकी सेलिंग प्राइस कम करते हैं और उसको मार्केट से हम आउट कर देते हैं, जो कि आपने एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स में यूजुअली देखा होगा। ठीक है ना, शुरुआत में कीमतें हाई और फिर कम होकर वो मार्केट से आउट हो जाती है। तो हमारे केस में भी क्योंकि हमने रिसर्च पे खर्चा किया है तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लायक है स्किमिंग के लिए। और सेकंड चीज हम क्यों कह पा रहे हैं कि स्किमिंग है, हमने 2-3 तरीके देखे हैं। ये देख सकते हो कि सेलिंग प्राइसेस इनकी कम हो रही है सर, तो स्किमिंग में ऐसा ही होता है, इसलिए स्किमिंग अप्लाई किया होगा। उसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारी जो कॉस्ट है या फिर आप डिमांड देख रहे हो कि धीरे धीरे कम होकर हमारी डिमांड खत्म हो जा रही है एक समय के लिए, तो ऐसा स्किमिंग में देखा जाता है। और आगे भी देखिए यहां पे हमारे कॉस्ट पर यूनिट भी कम होते जा रही है और आखिरी स्टेज पे हमें ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमारा स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट है। लेकिन 2 मेजर रीजन आपको हमेशा देने हैं। पहला कि आपने R&D में खर्चा किया है, कुछ नया बनाने की अपनी कोशिश की है जो कि काफी अच्छा प्रोडक्ट होगा, और सेकंड चीज कि आपका सेलिंग प्राइस शुरुआत में आपने हाई रखा है। तो ये दोनों चीजें दर्शाती है कि आपने स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज की है। आइए लिखेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन 2। Alpha 3 product has been launched with skimming pricing policy या फिर strategy with skimming pricing strategy since, लिखिए यहां पे रीजन आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में लिखिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले क्लियर वाली। सिंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट had taken place for this product। और आप सेकंड लिख सकते हो कि हमने क्या किया है, हमने कीमतें शुरुआत में ही ज्यादा रखी है इस प्रोडक्ट के लिए। सेलिंग प्राइसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज बीन केप्ट हाई इनिशियली एंड देन it's reduced as the product becomes less popular। शुरुआत में काफी पॉपुलर होता है ना, आपने देखा होंगे भाई एप्पल स्टोर में लाइन लगी हुई है, 2 लोग 10-10 दिन से बिना मुंह धोए बैठे हुए हैं वहां पे, अमेरिका के लोग, वैसे तो नहाते भी नहीं वो लोग, तो ऐसे बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे पॉपुलर कम हो जाता है ना, फिर वो नए की उनको भूख लगती है, अरे पैसा बहुत है भाई के पास में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने बात की कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में स्किमिंग, और ये क्यों कर रहे हैं वो भी बताया। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि बेटा देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपने अगर ये वाली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में अगर आपने शुरुआत में कीमतें कम रखी और बाद में कीमतों को बढ़ाने की कोशिश की तो क्या होगा। सोचिए, पहली बात जो पोटेंशियल कस्टमर्स है या फिर आप कहिए कि जो आम इंसान है वो क्या सोचते हैं कि भाई इसकी कीमत कल 10,000 थी, आज वो चीज आप 11 की बेचोगे तो वो बोलेगा अरे सर आप मेरे को इतने महंगे में दे रहे यार, अभी तो 10 की थी सर, क्या मेरे मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में। तो हमें ना शुरुआत में ही कीमतें ज्यादा रख के ना वो चीज रिकवर कर लेनी चाहिए।
एक बार कीमतें कम करके बढ़ाना काफी मुश्किल होता है, मुसीबत खड़ी हो जाती है, कस्टमर्स के बीच में ऐसे जंग छिड़ जाती है, ठीक है ना। और सेकेंड चीज बेटा आप ये भी देखिए कि अगर आप समझिए कि हाई प्रीमियम क्लास कस्टमर्स को आप टैकल करते हैं, अगर आपने उनको वो चीज महंगे में नहीं दी या फिर उनकी लेवल के हिसाब से नहीं दी और आप उनको बहुत ही चीप प्राइस में दे रहे हो जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो वो चीज बाकी कस्टमर से अलग कैसे होंगी, उसको प्रीमियम का फील कैसे आएगा। वो पूरा मार्केट फील पे चलता है ना, सेंटीमेंट पे चलता है, भाई मजा आ गया ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में, तो वो फील उसको नहीं आ पाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको सोच के हमारे प्राइसिंग को शुरुआत में ही हाई रखना है। उसके बाद में अगला सवाल दोस्तों आपके लिए आ रहा है, क्या है देखिए सवाल बताइए। सो तीसरा आप मुझे बताएंगे पॉसिबल रीजन सर, मतलब कि वजह आपको बतानी है, ढूंढ के, फाइंड मतलब ढूंढना है। चेंजेस इन कॉस्ट, सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है हमारे केस में, तो सर दो कॉस्ट दी हुई है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी R&D कॉस्ट और हमने मशीन को जो खरीद के लाया वो कॉस्ट है, लेकिन उसके लिए हमें डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि उसने बोला है चेंजेस, और चेंजेस हो रहे हैं हमारे एक ही कॉस्ट में, जो कि है हमारा कौन सा कॉस्ट बेटा, यहां पे देखिए हमारा है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, जब तक कि आपके प्रोडक्ट में जान है तब तक के लिए आपके प्रोडक्ट में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, आपको वो सोच के हमें बताना है अल्फा 3 प्रोडक्ट में, ठीक है ना। आइए देखेंगे सर, ये देखिए हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, यहां पे मैं मिटा देता हूं इसको एक सेकेंड क्लियर समझने के लिए आपको। जो पहले मैं 22,000 यूनिट्स बेचता हूं वो मैं बेचता हूं कितने में, 2,200 यूनिट्स, उसमें मेरे को खर्चा आता है 375 रुपए। सर जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना चालू करता हूं, सोच के देखिए बेटा, आपने गुड्स को बनाना चालू किया, पहली बार गुड्स को बनाया, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही कम क्वांटिटी बनाई, देख रहे हो क्या कितनी कम क्वांटिटी है, 2200 क्वांटिटी आपने बनाई और उसमें आपको एक यूनिट को बनाने का खर्चा आता है 375 रुपए एक यूनिट को बनाने का खर्चा, तो बहुत ही ज्यादा खर्चा आपको आ रहा है। और जैसे जैसे आपने बहुत ही वास्ट स्केल में प्रोडक्शन करना शुरू किया तो आप देख रहे हो कि आपका कॉस्ट पर यूनिट कम हो गया है। पहले जो चीज 375 में बनती थी आज वो 300 में बनती है, तो आपको यह बताना है कि ये जो चेंज आया है ना 75 रुपए कम क्यों हुआ है, उसकी वजह बतानी है। तो वजह मैं आपसे सुनना चाहूंगा बेटा, पहले प्लीज टेक योर टाइम, अगले 15 सेकेंड अपने दिमाग पे फोकस करके मुझे बताइए कि कीमतों में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इन द वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आपके पास में मटेरियल होता है, लेबर होता है और डायरेक्ट ओवरहेड्स होते हैं। कम ऑन गाइस, सोचिए, कम ऑन। ओके गाइस, कम ऑन, टेक योर टाइम, सोचिए इस पॉइंट पे। हर चीज मैं आपको बताऊंगा तो कैसे चलेगा, आपको दिमाग लगाना होगा खुद का भी, बिना देखे बताइए सॉल्यूशंस पे। सर देखो मुझे बात समझ में आ गई। हाँ क्या समझा बेटा, यहां पे देखिए बहुत ध्यान से। सर पहले जो आप 2200 यूनिट्स बना रहे हो, बहुत ही कम क्वांटिटी बना रहे हो, और सिंपल सी बात है सर, देखो अगर हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री रही, यानी कि जहां पे लेबर काम करते हैं, पैकिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि शर्ट्स बनाना या फिर कोई भी इंडस्ट्री आप ले सकते हो जहां पे लेबर काम करते हैं, तो अगर सोच के देखिए कि लेबर यहां पे पहली बार नया प्रोडक्ट बनाएगा तो नया नया काम कर रहा है, और नया नया काम आपको खुद को सीखने में समय लगता है, तो लेबर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, नया काम है, सीखने में समय लगेगा, और जैसे जैसे वो चीज को करते जाएगा उसको एक्सपीरियंस आएगा, और जो चीज वो एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लेता है, तो वही चीज वो एक यूनिट को बनाने में 5 मिनट 6 मिनट में काम कंप्लीट कर देगा, जिससे आपका टाइम बचेगा, और जो लेबर को आप पैसा देते थे हर घंटे का, उस घंटे में आप ज्यादा काम करवा पाओगे, तो आपका हर यूनिट पे जो आपका कॉस्ट अपोर्शन होता है वो कम होते जाएगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन, यानी कि लेबर के एक्सपीरियंस के साथ में सीखने के हिसाब से आपका कॉस्ट में कमी आई होगी। सेकेंड चीज सोच के बताइए मुझे बेटा, जब आपने नया नया प्रोडक्ट लिया और आपने खाली ऑर्डर दिया 2200 यूनिट्स का, आपका जो सप्लायर है जिससे आप माल खरीदते हैं, आपने उसको बोला बेटा 2200 यूनिट्स दे, उसने बोला मैं नहीं देता, आपने बोला दो ना यार, चलो ठीक है, आपने बोला कि जितनी कीमतें लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो बोलता है कि इतना चिल्लर में तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है ना, तो आपने ये माल खरीद लिया और आपने उसको जितने यूनिट बनते हैं, यूनिट मटेरियल कॉस्ट के आपने उसको दे दिए।
अगली बार आपने बहुत जोश से उसको फोन किया, सुन बे अभी मैं 13,750 यूनिट्स का ऑर्डर दे रहा हूं, सुन रहा है क्या, ते को बोल रही हूं। ओके, तो उसने बोला बोलिए सर, अभी मुझको ना ज्यादा माल खरीद रहा हूं तो मेरे को ना क्वांटिटी डिस्काउंट चाहिए। जो चीज पहले मैं खरीद रहा था बहुत ही चिल्लर खरीद रहा था तो तू मेरे को भाव नहीं दे रहा था ना, अब मेरे को इतनी क्वांटिटी में माल चाहिए, तू दे रहा तो दे, नहीं तो मैं दूसरे से ले रहा। अरे उसने बोला रुको ना सर, दे रहा ना आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो उसने अपनी कीमतें कम की हमारे लिए, क्योंकि हमने उसको क्वांटिटी डिस्काउंट दिया। ज्यादा क्वांटिटी खरीदने से आपको फायदा मिलता है तो उसके वजह से आपका मटेरियल कॉस्ट कम हुआ होगा, तो ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका कम हुआ होगा। और आगे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं समय के साथ में, आपका यहां पे देखिए आपका और वेरिएबल कॉस्ट कम होता गया, क्योंकि आपने और भर भर के क्वांटिटीज मंगवाई। लेकिन एक समय आ गया जब ऐसा हुआ कि हमारी कीमतें वापस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लेबर जितना सीख सकता था उतना सीख लिया है। चलो एक बात तो समझ में आ गई सर, और लेबर की वजह से कॉस्ट कम नहीं होगी। मटेरियल के हिसाब से सोचिए, हमें मटेरियल में क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है, हमें मटेरियल ज्यादा खरीदने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब क्या वो डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा है हमें, हमारी कीमतें वापस क्यों बढ़ गई है? सिंपल सी बात है बेटा, जैसे ही आपने यहां पे 44,000 यूनिट्स कंप्लीट किए, आप देख सकते हो समय समय के हिसाब से ये है आपका समय की लाइन, आपकी डिमांड धीरे धीरे कम होते जा रही है। एक समय था कि फाड़ के लोग आपके प्रोडक्ट के लिए जान दे रहे थे, अरे मेरे को ये कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को पसंद है यार, मेरे को चाहिए। और देख रहे हो कि धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो गया। तो इसलिए आपने कम माल मंगवाया होगा तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट कम मिला होगा। ये देख रहे हो क्या भाई, 10 हफ्ते 40 हफ्ते में सिर्फ आपने 22,000 यूनिट्स मंगवाए हैं, और ये समय देख रहे हो क्या, ये इतना धीरे धीरे आपने माल मंगवाया है, तो इसलिए आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलना बंद हो गया, तो आपकी कीमतें वापस से बढ़ चुकी है। तो इस कारण से प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में। आइए लिखेंगे बच्चों, पॉसिबल रीजंस for changes in price। सोचिए क्या सर, पहली बात हमारा जो कॉस्ट कम हो रहा है वो लेबर के एक्सपीरियंस के कारण हो रहा है। कॉस्ट इज रिड्यूसिंग ड्यू टू एक्सपीरियंस गेन्ड बाय लेबर। सेकेंड चीज मुझे बताइए, कॉस्ट कम क्यों हो रही है? कॉस्ट इज रिड्यूसिंग टिल मैच्योरिटी स्टेज। Since we were getting quantity discount from our suppliers, in decline stage quantity discount was not offered or taken back by the supplier, was not offered by the supplier. Hence prices would have increased. Hence prices have increased. अब इसके अलावा आप लिख सकते हो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होने के कारण। सिंपल सी बात है सर, टाटा मोटर्स अगर एक कार बनाएंगे और सारे इंजीनियर, सारा लेबर, सारा मैन पावर, पूरा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पूरे फैक्ट्री के सारे खर्चे अगर एक कार के ऊपर एलोकेट करोगे तो कार की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं 10,000 कार, 20,000, 40,000 कार मैन्युफैक्चर करता हूं तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट, एक कार को बनाने का खर्चा उतना कम होता है। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपका कम होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा 3 has came down
राइट तो हमने ये बताई है पॉसिबल रीजंस आप सभी को। बेटा एक बार इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे ऊपर से और फटाफट इसको एंड करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन, राइट गाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुनिए सुनिए अजी सुनते हो, सुनिए ना। और ये देखो ना, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब समय के हिसाब से आपको कहा जा रहा है कि इग्नोर करो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि आज से जो 1 साल बाद का जो 1 रुपया है वो भी 1 रुपया होगा। आज से 2 साल के बाद में जो 1 रुपए की कीमत है वही 1 रुपए रहेंगी। आज से 4 साल 10 साल बाद में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने बोल दिया है इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो सोच के देखिए हम ये कहां यूज करते हैं। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा या फिर मैंने भी आपको काफी बार बताया है। आपको फ्यूचर में अगर समझ लो कि जो खर्चे आने वाले हैं, जैसे कि हमने इतने फ्यूचर में बात की, हम कहां से कहां पहुंच गए देखिए ना, हम कहां से कहां पहुंच गए। हम 0th हफ्ते में थे और हम 101 हफ्ते में चले गए, यानी कि इतना आगे की हमने प्लानिंग की। तो बेटा इतना आगे की प्लानिंग करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी कीमतें बढ़ती रहेंगी चीजों की। लेकिन हमने ये मान के रखा है कि कीमतों में कोई चेंज नहीं होने वाला है, हमने इन्फ्लेशन पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। हमें अपने क्वेश्चन में जो फिगर्स दिए हैं उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो काफी पॉइंट है, इसे याद रखना। अगर इसने गलती से दे दिया कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इफेक्ट पे लेना है, उस पर ध्यान रखना है, तो आपको अपने कैलकुलेटर्स पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल के फ्यूचर के खर्चों को डिस्काउंट करना होगा, फ्यूचर की इनकम को डिस्काउंट करना होगा और फिर कैलकुलेशन करना होगा। याद रखिएगा ये। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये है हमारे अगले 2 स्टेजेस। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सेम चीजें लिख रहा है कि आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 22,000 यूनिट्स और 22,000 यूनिट। ये वैसे तो सर देखो यूनिट सोल्ड में और सेलिंग प्राइस में तो सर दोनों में 44,000 यूनिट्स थे। हमने इसको 2 हिस्सों में कैसे अलग कर दिया, उसकी वजह है हमारा वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होना। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पहले जो 22,000 यूनिट्स के लिए उसमें 225 है, फिर और कम हो चुका है यानी कि 188, इसलिए हमने ये 44,000 को 2 हिस्सों में बाइफरकेट किया है। और कैसे किया है उसका भी लॉजिक क्लियर है सर। 44,000 टोटल सेल किया है, हमें पता है कि 40 हफ्तों में ऐसा हुआ है, तो हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड बाय 2 करके बाइफरकेट कर दिया है। पहले 22,000 और फिर 22,000, यानी कि पहले 20 हफ्ते और फिर बाद के 20 हफ्ते, ठीक है ना। आगे देखेंगे बच्चों, फिर सेलिंग प्राइस सेम है और यहां पे हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आता है। डिक्लाइन स्टेज पे जो बचा कुचा माल है हमने ये कहां से लिया है, हमारे यूनिट से उठाया है। जो हमारी डिमांड थी ना हर महीने के हिसाब से, ये देख रहे हो क्या, ये वाली हमने बात की थी। और फिर हमारे 16,50,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन। ये है आंसर नंबर 1। सेकंड आंसर की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। उसने बोला है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बताओ, उसके ऊपर में डिस्कशन करो। तो मैंने बताया कि स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करें, क्योंकि ये लॉन्च कर रहे हैं इनिशियली पहली बार और बड़े अमाउंट में, हाई अमाउंट में यूज कर रहे हैं, फिर अमाउंट गिरते जा रही है, तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। फिर हमने बात की कि फर्म को रिकमेंड करते हैं कि उसने क्या किया है, लार्ज अमाउंट ऑफ सम इनकर किया है डेवलपमेंट के लिए, तो ये वही स्ट्रैटेजी है। हम देखते हैं कि पीजेएल ने ये किया है, तो ये काफी डिफिकल्ट है। शुरुआत में कम कीमतें रखना, फिर उसको बढ़ाना, हमने ये भी डिस्कशन किया है। ये काफी अच्छे कस्टमर्स को गुस्सा दिला सकता है। फिर हम बात करेंगे कि ये डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली स्टेज बाय स्टेज, क्योंकि ये क्या करना चाहता है, मार्केट टैप करना चाहता है। अब ये हर गरीब के घर में घुसना चाहता है। हर अमीर से तो पैसा कमाए, गरीब से भी कमाऊंगा, ठीक है ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, पूरा पैसा कमा के निकलेंगे मार्केट से डिक्लाइन स्टेज पे। उसके बाद में हमने बात की कि आपको कीमतों में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, यानी कि कास्ट में, और यहां पे हमने स्पेसिफिकली वेरिएबल कॉस्ट की बात की। देखिए यहां पे सर, यहां पे देखो ना, ट्रेसिंग कर रहे हैं हम प्रोडक्ट की अलग अलग समय पे, यानी कि लाइफ साइकिल में। रीजंस क्या है वो यहां पे दिए हुए हैं। ये पहला रीजन आपके सामने है, क्या बोल रहा है वो, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमने बात की, और लर्निंग एक्सपीरियंस जो उसको मिलता है लेबर को, उससे लर्निंग इफेक्ट जो है ना वो रीजन है जिससे हमारा यूनिट पॉसिबल कॉस्ट कम हो जाता है। और ये हमारा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में देखा जाता है। सिंपल सी बात है, जहां पे लेबर काम कर रहे होंगे, जब नया प्रोडक्ट आता है तो वर्कर इतना बेस्ट परफॉर्म नहीं करता है, और जैसे एक्सपीरियंस गेन करता है उसका समय कम होते जाता है और प्रोडक्टिविटी गोस अप, यानी कि ऊपर बढ़ते जाती है, उससे हमारा कॉस्ट कम होता है। अब जब मैच्योरिटी स्टेज पे जाते हैं तो वो एडवांटेज नहीं ले पाता है, किसका, सॉरी, एडवांटेज ले लेता है क्वांटिटी डिस्काउंट, जिससे उसकी प्राइसेस कम होती है। अब जैसे हमने देखा है कि सबसे कम A188 हुई थी लास्ट स्टेज पे, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे था और यहां पे हमें मार्केटिंग सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। बिना सोच के देखिए, आप मैच्योरिटी स्टेज पे हो, आप लाइफ के ऐसे फेज पे हो जहां पे आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि हमने कुछ बोला और हमारा नाम उछल गया, मतलब कि एलोन मस्क आज जिस स्टेज पे है वैसे हम स्टेज पे खड़े हुए हैं, मैच्योरिटी स्टेज पे, यानी कि हमें किसी भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, हमें पंप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए सेल्स को किसी की जरूरत नहीं है। भाई मैं अकेला ही काफी हूं, ठीक है ना, हम खुद से ही कर लेते हैं।
ओके अब यहां पे जैसे हम डिक्लाइन स्टेज पे जाते हैं और हमें क्या लगती है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, उसके मैंने आपको रीजंस बताए हैं, और यहां पे हमें हैवी मार्केटिंग एक्सपेंसेस इनकर करने होते हैं ताकि हमारे पास जो माल पड़ा हुआ है वो जल्दी से हम आउट कर दे ताकि नया माल हमारे पास आ जाए। पुराने को हटाने के लिए लोगों को दिखाना होगा ना भाई, लॉलीपॉप देना होगा भाई बहुत अच्छा है, इतने कम में सेल दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे बंपर ऑफर भाई 100 का लो और डिस्काउंट 100 चीजें बताएंगे उसको। तो इस प्रकार से हम पुराने प्रोडक्ट को आउट कर देंगे। तो ये बात होती है हमारे सवाल की। दोस्तों आपको जो भी डाउट है हमेशा आई एम ऑलवेज रेडी टू एंटरटेन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों।